नमस्कार दोस्तों जैसा कि हमने कल गांधीयन जो प्रिंसिपल चल रहे थे हमारे डीपीएसपी में उनके बारे में देखा था। तो जो कुछ आर्टिकल्स थे गांधी जी जो गांधीवादी विचारधारा के जो कुछ आर्टिकल्स थे डीपीएसपी में वो हमने देख लिए थे। तो आज हम देखेंगे उसमें नेक्स्ट आर्टिकल्स, यानी कि कल हमने आर्टिकल शायद 43 भी तक देख लिया था। अब हम देखेंगे आर्टिकल कौन सा आर्टिकल आते हैं गांधीवादी विचारधारा में, आर्टिकल 46। तो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 क्या कहता है कि राज्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। यानी क्या कह रहा है आर्टिकल 46 कह रहा है कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो क्या करेगी, जो अनुसूचित जाति होती है, जो अनुसूचित जनजातियाँ होती है और जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करने के प्रयास करेगा राज्य। यानी कि उनको शिक्षा देने का, यानी कि उनका शिक्षा का स्तर उठाने का और उनका जो आर्थिक हित है, यानी कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड, जो पैसे से रिलेटेड उनके जो हित होते हैं उनको उठाने का भी प्रयत्न कौन करेगा, राज्य करेगा। जो SC ST कम्युनिटी होती हैं या जो समाज के पिछड़े वर्ग होते हैं उनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों को उठाने की बात की गई है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 46 में। जैसा कि हमने कल देखा भी था कि जो गांधीवादी विचारधारा, गांधी जी के विचार कैसे थे कि सभी विकास कहाँ पे होना चाहिए, गांव में होना चाहिए, गांव के लोगों का जीवन स्तर उठना चाहिए। भारत जो बसता है वो कहाँ बसता है, गांव में बसता है। और दूसरी चीज़ क्या बताई थी उन्होंने कि जो निम्न वर्ग होते हैं समाज के उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, यानी कि समाज में कोई पीछे नहीं रहे। उन्होंने ये बात भी कही थी। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है 47। तो 47 क्या कह रहा है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स आदि पर प्रतिबंध रहेगा। यानी क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य के लिए जो नशीली दवाएं जैसे शराब होती है, मदिरा, ड्रग्स होते हैं, जैसे अफीम हुआ, गांजा हो गया, ये क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं। या जो कोकीन, हीरोइन, ये सब भी क्या होते हैं, ड्रग्स में आते हैं। तो जो नुकसानदायक स्वास्थ्य के लिए दवाएं होती है उन पर क्या लगाया गया, राज्य क्या करेगा, उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। लेकिन इनका कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, मेडिकल पर्पजेज में। यानी कुछ अल्कोहल की दवाइयाँ भी बनती हैं, कुछ अफीम से भी दवाएँ बनती हैं, तो इनका प्रयोग वहाँ पे किया जा सकता है। यानी कि जब मेडिकल पर्पज में इनका यूज किया जा सकता है, लेकिन वैसे डायरेक्टली यूज के लिए इन पर कानून बनाने की कोशिश करेगा राज्य, इन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है, राज्य गाय, बछड़ा व दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाने का प्रयत्न करेगा। यानी क्या कह रहा है आर्टिकल 48 जो राज्य है, सरकार है, वो क्या करेगी, गाय, बछड़ा और दुधारू जो पशु होते हैं उनकी बलि पर रोक लगाने की कोशिश करेगा। यानी कि जो गाय होती है, जो बछड़े होते हैं या जो अन्य दुधारू पशु होते हैं उन पर क्या करेगा राज्य, उनकी बलि पर रोक लगाने का प्रयत्न करेगा। ये आपको अच्छे से समझे, वैसे ही आ गया होगा, इसको समझाने की जरूरत भी नहीं है। अब देखते हैं हमारा जो थर्ड कंपोनेंट था, यानी कि तीसरा जो वर्गीकरण था वो क्या किया गया था। सबसे पहला वर्गीकरण था समाजवादी विचारधारा, यानी कि समाजवादी प्रिंसिपल्स थे, सोशियलिज्म के जो प्रिंसिपल्स थे। दूसरे थे गांधीयन प्रिंसिपल्स। तीसरे थे बौद्धिक और उदार प्रिंसिपल्स, यानी कि उदार एवं बौद्धिक विचारधारा से जो लिए गए उनमें तीसरे पार्ट उनमें डिवाइड किया गया था। तो उसमें क्या है, यानी जो उदार एवं बौद्धिक विचारधारा किसे माना जाता है, जो नई नई इनोवेशन की बातें करते हो, जो समझदारी की मतलब समाज को, सभी को कैसे रखना है, यानी कि इनोवेशन, उनकी बातों में एक नई तकनीक के साथ समानता दिखे। यानी कि जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं उनको, यानी कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको अपनाने की बात करें तो वो किस में आ जाएंगे, वो इन सिद्धांतों में आ जाते हैं। यानी कि जो समाज की जो प्रगति हो रही है, जो विकास हो रहा है समाज का, समय के साथ बदल रहा है, समाज के रीति रिवाज बदल रहे हैं, समाज के धर्म बदल रहे हैं, समाज के नियम बदल रहे हैं या कानून बदल रहे हैं, तो उनके साथ ढलने की कोशिश कौन करता है, समाज। जो उदार एवं बौद्धिक सिद्धांत हैं वे आर्टिकल्स जो समाज के समय के साथ बदलते रहने की कोशिश कर रहे थे वो कहाँ पे रखे गए हैं, इसमें रखे गए हैं, उदार एवं बौद्धिक सिद्धांतों में। तो सबसे पहला आर्टिकल इसमें कौन सा रखा गया है, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या कहता है, आर्टिकल 44 कहता है कि सभी भारत के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता होगी, समान सिविल संहिता होगी। यानी कि सभी नागरिकों के लिए क्या होगा, समान कानून होगा। यानी कि किसी के लिए ये नहीं कि किसी के लिए अलग कानून है, किसी दूसरे नागरिक के लिए कोई अलग कानून है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे जो आपराधिक कानून होते हैं तो वो सब के लिए क्या होते हैं, समान कानून होते हैं। जैसे चाहे किसी हिंदू ने चोरी की हो,
चाहे किसी मुस्लिम ने चोरी की हो, या किसी एससी वाले ने चोरी की हो, या किसी एसटी ने चोरी की हो, लेकिन जो अपराध की जो सजा है वो कौन सा कानून देगा? एक ही कानून सभी के लिए बराबर सजा देता है कि चोरी करने पर ये सजा मिलेगी। लेकिन अभी हमारे देश में क्या है, जो पर्सनल कानून होते हैं, जो शादी विवाह तलाक और जो उत्तराधिकार वाले मामले होते हैं जिसमें गोद लिया जाता है बच्चों को, वो अभी हमारे देश में कानून समान नहीं है। हिंदुओं के अलग कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के द्वारा, और मुस्लिमों के लिए जो शरीयत कानून होता है 1937 वाला, उसके द्वारा अलग कानून है। तो इन्हीं को एक करने की बात कही जा रही है। तो जो आर्टिकल 44 है वो क्या कह रहा है? सभी के लिए कैसी होनी चाहिए? समान सिविल संहिता, यानी कि सभी के लिए कानून कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हमारे देश में क्या है, अभी आपराधिक कानून तो समान है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, यानी कि जब कोई अपराध करता है तो उसे जो सजा मिलती है वो सभी को समान रूप से मिलती है। लेकिन जो पर्सनल कानून होते हैं, शादी विवाह तलाक और जो अडॉप्ट करने वाले बच्चों को गोद लेने वाले जो भी कानून होते हैं, वो अभी भी हमारे देश में अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग है अभी भी। तो उनको भी एक करने की बात यहाँ पे कही जा रही है कि राज्य में या देश में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबके लिए समान कानून होंगे, आपराधिक कानून भी समान होंगे और जो पर्सनल कानून होते हैं वो भी समान होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है? आर्टिकल है 45। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 45। वो क्या कह रहा है कि राज्य 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करेगा। यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं, उनको बचपन में स्वस्थ देखभाल, यानी कि उनकी बचपन कैसा हो, अच्छा हो, स्वस्थ हो, और निःशुल्क शिक्षा देने की कोशिश करेगा। यानी कि जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी और उनका स्वस्थ देखभाल किया जाएगा। तो राज्य इसका भी प्रयास करेगा। कौन सा आर्टिकल कह रहा है? आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 ये कह रहा है। अब देखते हैं आर्टिकल 48 का पार्ट ए। आर्टिकल 48 हमने गांधीवादी विचारधारा में भी देखा था। वहाँ पे क्या कह रहा था आर्टिकल 48 कि गाय बछड़ा व दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाने का प्रयास करेगा राज्य। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है आर्टिकल 48, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, वो क्या कह रहा है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, यानी कि जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करने का राज्य कानून बनाएगा। किसके लिए? पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे जीव जंतु होते हैं, उनका संरक्षण करने के लिए, उनका संवर्धन यानी कि उनमें वृद्धि हो सके, और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। वन तथा राज्य इसका भी प्रयास करेगा कि वन भी सुरक्षित रहे और जो वन में जीव रहते हैं वो भी सुरक्षित रह सके। तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। आर्टिकल 48A 48A को जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कैसी बातें दिखाई दे रही है, इनोवेटिव बातें दिखाई दे रही है, यानी कि विकास, जो विकसित बातें होती हैं, यानी कि समय के साथ जो बदलती विचारधारा है उनकी बातें दिखाई दे रही हैं। इसलिए इन आर्टिकल्स को कहाँ पे रखा गया है? उदार एवं बौद्धिक सिद्धांतों में। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि उदार एवं बौद्धिक सिद्धांत कैसे होते हैं, जो जिनकी मानसिकता कैसी हो, जिनकी विचारधारा कैसी हो, विकसित टाइप की दिखाई दे, यानी कि जो समय के साथ बदली हुई दिखाई दे। ये नहीं कि जो रूढ़िवादी विचारधारा चली आ रही है जो पुराने समय की, कि ऐसे ही होगा, यही होगा, हम नहीं बदलेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। तो ये क्या कहती है विचारधारा? ये कहती है कि जैसे समय में परिवर्तन होगा, समय के साथ आगे परिवर्तन होगा, ऐसे ही हम अपने विचारों में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। अपने विचारों को कैसा बनाएंगे? इनोवेटिव बनाएंगे। अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल है 49। नेक्स्ट आर्टिकल 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थान या वस्तु का संरक्षण। यानी कि ये क्या कह रहा है कि राज्य जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं या कोई स्थान है या कोई वस्तु है उसका संरक्षण करने के लिए प्रयास करेगा। यानी कि जैसे ताजमहल हो गया या लाल किला हो गया या कोई स्थान हो गया जो राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ है, कोई प्लेस, ठीक है, या कोई वस्तु हो गई, जैसे पुरानी वस्तुएं होती है वो भी राष्ट्रीय महत्व से जुड़ी हुई हैं, तो उनको संरक्षण करने का भी प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। क्योंकि कौन सा आर्टिकल कह रहा है? आर्टिकल 49 कह रहा है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जो स्मारक बिल्डिंग होती है राष्ट्रीय महत्व की, बहुत पुरानी है, जो आज हमारे देश में महत्व रखती है, उनको देख के हमें पता चलता है कि हमारी वास्तुकला शैली कैसी थी, हमारी चित्रकला शैली कैसी थी, कैसे हमारे यहाँ कारीगर काम करते थे, कैसे ये चीज़ें बनाई जाती थी, कितनी मेहनत से, वो सब दिखाती है। या कोई स्थान ऐसा हो जो पुरानी यादों से जुड़ा हुआ हो, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ हो, या कोई वस्तु ऐसी हो, तो उनका संरक्षण करने का क्या करेगा? राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है 50। तो आर्टिकल 50 क्या कहता है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका
की शक्तियों का विभाजन करने का प्रयास करेगा। यानी कि ये नहीं कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह जाके काम कर रही है और न्यायपालिका कार्यपालिका की जगह में जाके काम कर रही है। न्यायपालिका मतलब जो न्याय करते हैं, जो कोर्ट्स होते हैं हमारे, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए। और एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? कार्यपालिका जो कार्य करती है, यानी कि जो कानूनों को लागू कराती है, जैसे पुलिस हो गई हमारी, जो IPS अधिकारी हो गए, यानी कि जो कार्य को लागू कराते हैं, जो कानूनों को लागू कराते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं? कार्यपालिका में। तो क्या कहा जा रहा है कि उनकी शक्तियों को अलग अलग रखा जाएगा, यानी कि कार्यपालिका अलग जगह काम करेगी और न्यायपालिका अलग काम करेगी। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या कहता है कि हमारा जो देश भारत है, भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रयास करेगा। यानी कि विश्व शांति बनाए रखने के लिए, विश्व की सुरक्षा बनी रहे, सभी सुरक्षित रह सके, उसके लिए भी क्या करेगा हमारा देश? प्रयास करेगा। तो दोस्तों आज हमारा जो DPSP का टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। हमने अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक सभी अनुच्छेद एक एक करके देख लिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये सभी अनुच्छेद अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक मौलिक कर्तव्य, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं उनके बारे में देखेंगे। थैंक यू।